विशाल अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा रुद्रपुर एक ऐसा गांव था जहां वक्त जैसे ठहर सा गया था। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे और बीच में बहती थी एक सदियों पुरानी नदी जिसे लोग समय सरिता कहते थे। गांव के पूर्वी छोर पर एक ऊंचे टीले पर स्थित थी वह पुरानी हवेली जिसे लोग काल कोठरी या भूल भुलैया के नाम से जानते थे। उस हवेली के काले पत्थर और विशाल दरवाजे किसी खामोश पहरेदार की तरह खड़े थे। गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उस टीले की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई प्राचीन भाषा में मंत्र बुदबुदा रहा हो या कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही हो। उसी गांव में माधव रहता था, जो एक बेहद होनहार और जिज्ञासु स्वभाव का युवक था। माधव के पूर्वज कभी उस हवेली के राजा के दरबारी, ज्योतिषी और मैकेनिक हुआ करते थे। माधव के पास अपने दादाजी की दी हुई एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब अजीब से नक्शे और ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थीं। माधव दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी रातें उस डायरी के रहस्यों को समझने में गुजरती थीं। उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसे इस बात के लिए टोकती थी। वह कहती थी, माधव जो बीत गया उसे भूल जाओ, इस डायरी के चक्कर में तुम अपना आज खराब कर रहे हो। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज किसी गुप्त विद्या के पीछे पागल हो गए थे, तुम वैसा मत करो। लेकिन माधव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे लगता था कि उसके पूर्वज पागल नहीं थे, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया था जो इंसानी समझ से परे था। माधव का एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम कबीर था। कबीर बहुत ही चंचल और साहसी लड़का था। उसे तितलियों के पीछे भागना और नदी के किनारे अजीब अजीब से पत्थर इकट्ठा करना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग बिखर गया था, कबीर एक रंग बिरंगी तितली का पीछा करते करते उस ऊंचे टीले की तरफ बढ़ गया। गौरी घर के काम में व्यस्त थी और माधव अपनी डायरी के पन्नों को पलट रहा था, जब अचानक गौरी को एहसास हुआ कि कबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके हाथ से पानी का घड़ा छूटकर गिर गया। उसने घबराकर माधव को आवाज दी, माधव, कबीर कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं वह गौरी की बात अधूरी रह गई, लेकिन माधव समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हो चुकी थी। माधव तुरंत घर से बाहर भागा। रात के काले साए गांव पर मंडराने लगे थे। हवा ठंडी और तेज हो गई थी। माधव ने हाथ में एक पुरानी लालटेन ली और सीधा उस ऊंचे टीले की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के विशाल सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे हल्के से खुले हुए थे, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर पूरी तरह अंधेरा था और चमगादड़ों की चीखें गूंज रही थी। माधव ने चिल्लाकर आवाज दी, कबीर बेटा, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज हवेली की खाली दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने देखा कि धूल से सने फर्श पर कबीर के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे हवेली के मुख्य हॉल की तरफ जा रहे थे। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना झूमर लटका हुआ था, जो हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहा था। पैरों के निशान एक आदमकद शीशे के सामने जाकर गायब हो गए थे। वह शीशा साधारण नहीं था, उसका ढांचा तांबे और पीतल की जटिल नक्काशी से बना था। उस आदमकद शीशे में 12 राशियों के चिन्ह गुदे हुए थे। माधव का माथा ठनका। उसने अपनी दादाजी की डायरी निकाली और उस पन्ने को खोला जहां ठीक इसी शीशे का चित्र बना था। डायरी में लिखा था, जब समय की सुई स्थिर हो जाए और रक्त का संबंध पुकारे, तब द्वार खुलता है। ठीक उसी समय माधव को शीशे के अंदर से एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी, पापा, मुझे डर लग रहा है, यह बहुत अंधेरा है। वह कबीर की आवाज थी, लेकिन वह शीशे के पीछे से नहीं बल्कि शीशे के अंदर से आ रही थी।
माधव ने घबराकर शीशे को छुआ। उसका हाथ ठंडे कांच से नहीं टकराया, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसने पानी की किसी ठंडी सतह को छू लिया हो। उसका हाथ शीशे के आर पार चला गया। बिना एक पल गंवाए माधव ने अपनी आंखें बंद की और उस जादुई शीशे के अंदर छलांग लगा दी। एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और हवा का एक बवंडर उठा और माधव को ऐसा लगा जैसे वह किसी अंतहीन खाई में गिरता जा रहा हो, जहां चारों तरफ घड़ियों के टिक टिक करने की आवाज से और बीती हुई सदियों के दृश्य तैर रहे थे। अजीब से गुरुत्वाकर्षण के झटके के साथ माधव का शरीर किसी कठोर सतह से जा टकराया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो लालटेन की बची कुची रोशनी में खुद को एक विशाल गोलाकार तैरते हुए मंच पर पाया। वह हवेली का हॉल गायब हो चुका था। अब उसके चारों ओर का नजारा किसी बहुत ही पुरानी और शाही प्रयोगशाला जैसा था। हवा में तैरती हुई विशाल गियर की गड़गड़ाहट और घड़ियों के टिक टिक करने की आवाजें इतनी तेज थीं कि कान के पर्दे फटने लगे। ऊपर आसमान की जगह एक विशाल नीले रंग का चक्र घूम रहा था, जिसमें संख्याएं नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता के बदलते इतिहास की तस्वीरें तैर रही थीं। कहीं आदिमानव आग जला रहे थे तो कहीं बड़े बड़े महल गिरकर टूट रहे थे। अचानक से माधव ने देखा उसका हुलिया बदल गया। वह ये देखकर हैरान रह गया। डरावने महल की प्रयोगशाला में माधव पागलों की तरह कबीर कबीर चिल्लाया। उसकी आवाज उस विशाल गूंज में खो गई। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा साया दिखाई दिया। कबीर एक विशालकाय सोने की बनी दीवार के पास दुबका हुआ रो रहा था। वह दीवार वास्तव में एक बहुत बड़ी घड़ी का हिस्सा थी, जिसकी सुइयां किसी जीवित अजगर की तरह धीरे धीरे रेंग रही थीं। माधव दौड़कर कबीर को अपने सीने से लगा लिया और कबीर ने भी अपने पापा को पहचान लिया कि उनका हुलिया किसी जादू से बदल गया है। कबीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने रोते हुए कहा, पापा, मैं उस शीशे को सिर्फ छू रहा था, तभी उसने मुझे अंदर खींच लिया। यह हवा बहुत भारी है और ये बड़ी बड़ी सुइयां मुझसे बात कर रही हैं। माधव ने कबीर को शांत कराया और चारों तरफ का मुआयना करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में अभी भी उसके दादाजी की वह पुरानी डायरी दबी हुई थी। उसने घबराहट में डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। इस बार डायरी के पन्ने खुद ब खुद चमकने लगे और उन पर लिखे हुए प्राचीन शब्द हवा में उभरकर तैरने लगे। डायरी का आखिरी पन्ना, जो वर्तमान समय तक हमेशा कोरा रहता था, उस पर अब ताजा स्याही से कुछ लिखा जा रहा था। माधव ने उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम रुद्रपुर की सीमाओं को पार कर कालगर्भ में प्रवेश कर चुके हो। यह वह स्थान है जहां से भूत, भविष्य और वर्तमान को नियंत्रित किया जाता है। यदि तुम यहां से वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें महाकाल चक्र की 3 खोई हुई चाबियां ढूंढनी होगी, जो समय की 3 अलग अलग धाराओं में छिपी हैं। यदि तुम असफल रहे तो तुम और तुम्हारा पुत्र इसी समय के जाल में हमेशा के लिए फंसकर धूल बन जाओगे। अभी माधव उस चेतावनी को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि अचानक उनके पैरों के नीचे का तैरता हुआ मंच जोर से हिला। उस विशाल सोने की घड़ी के केंद्र से एक तीव्र बैंगनी रंग की प्रकाश किरण निकली और सीधे माधव की डायरी पर आ गिरी। डायरी के पन्नों से 3 अलग अलग रंग के क्रिस्टल निकलकर हवा में तैरने लगे, लेकिन वे स्थिर नहीं रहे। देखते ही देखते मंच के बीचों बीच 3 अलग अलग विशाल दरवाजे पोर्टल प्रकट हो गए। पहला दरवाजा घने जंगलों और प्राचीन पत्थरों से बना था, जिसमें से डायनासोर की दहाड़े सुनाई दे रही थी। दूसरा दरवाजा पूरी तरह लोहे के तारों और तैरती हुई कारों की नीली रोशनी से जगमगा रहा था, जो किसी अत्यधिक आधुनिक भविष्य का संकेत था। और तीसरा दरवाजा धुंध और राख से घिरा था, जहां केवल सन्नाटा और तबाही का मंजर दिख रहा था। इसका मतलब हमें इन दरवाजों के पार जाना होगा। माधव ने बुदबुदाते हुए कबीर का हाथ और कसकर पकड़ लिया। वह जानता था कि अकेले कबीर को यहां छोड़ना मौत के मुंह में धकेलने जैसा था और वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुका था।
तभी डायरी में एक और पंक्ति उभरी। पहली चाबी अतीत के उस युग में है जहां मानव ने पहली बार समय को मापने का प्रयास किया था। प्रथम द्वार में प्रवेश किया। हवा का दबाव लगातार बढ़ रहा था और मंच के किनारे धीरे धीरे टूटकर नीचे गहरे काले शून्य में गिर रहे थे। माधव के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। उसने कबीर को अपनी पीठ पर मजबूती से बांधा, अपनी लालटेन को कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस लेकर उस पहले प्राचीन पत्थरों वाले दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी। एक बार फिर उनका शरीर हवा में तैरने लगा, लेकिन इस बार हवा में सोंधी मिट्टी और जंगली लताओं की महक थी। जब वे नीचे गिरे तो चारों तरफ आसमान को छूते पेड़ थे और आसमान में दो सूरज एक साथ चमक रहे थे। वे इतिहास के लिखे जाने से भी हजारों साल पहले के अतीत में पहुंच चुके थे, जहां पहली चाबी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही माधव और कबीर ने उस दुनिया की जमीन पर कदम रखा, उनके पैर नरम और गीली घास में धंस गए। चारों तरफ का वातावरण इतना जीवंत और विशाल था कि आधुनिक इंसानी सोच उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। विशालकाय पौधे जो किसी ऊंचे ताड़ के पेड़ जितने बड़े थे, वह पेड़ हवा में लहरा रहे थे। हवा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट थी जो शायद दूर किसी सक्रिय ज्वालामुखी के फटने की आवाज थी। कबीर ने डरकर माधव का कुर्ता पकड़ लिया। पापा, क्या हम किसी चिड़ियाघर के अंदर आ गए हैं? लेकिन यहाँ के पेड़ तो बहुत अजीब हैं। माधव ने चारों तरफ देखते हुए कहा, नहीं बेटा, हम समय के उस हिस्से में हैं जहां इंसानों ने अभी शहर बनाना तो दूर की बात, ठीक से बोलना भी नहीं सीखा है। हमें बहुत संभल कर रहना होगा क्योंकि ये जंगल खतरों से भरा हुआ है। माधव ने अपनी चमकती हुई डायरी को देखा। डायरी का चुंबकीय पन्ना एक निश्चित दिशा की ओर इशारा कर रहा था। उस दिशा में एक बहुत ऊंची नुकीली पहाड़ी थी, विशाल काले दांत की तरह आसमान की तरफ उठी हुई थी। डायरी के शब्दों के अनुसार समय की पहली चाबी उसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक प्राचीन शिलाखंड के भीतर सुरक्षित थी। माधव ने कबीर को अपने कंधे पर बिठाया और घने अनजान जंगलों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब जीव दिखे। कुछ विशाल रंग बिरंगी तितलियां जिनके पंख किसी चादर जितने बड़े थे, और कुछ ऐसे रेंगने वाले जीव जिनकी त्वचा नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। जैसे ही वे पहाड़ी के तलहटी के पास पहुंचे, अचानक जंगल का सन्नाटा एक भयंकर दहाड़ से टूट गया। झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल खूंखार जीव निकला। वह एक खूंखार टाइगर था, बड़े नुकीले दांतों वाला प्राचीन बाघ जैसा था, लेकिन उसका आकार सामान्य से कई गुना बड़ा था और उसकी आंखें भूखी चमक से भरी थी। माधव के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था, केवल एक छोटा चाकू, एक तलवार और उसकी पुरानी लालटेन थी। बाघ ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सीधे उन पर झपट्टा मारने के लिए तैयार हुआ। माधव ने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपनी लालटेन का तेल नीचे सूखी पत्तियों पर गिराया और अपनी माचिस से आग लगा दी। देखते ही देखते उनके और बाघ के बीच एक बड़ी आग की दीवार खड़ी हो गई। आदमखोर जानवर आग से बेहद डरते थे, इसलिए वह बाघ झिझका और गुस्से में गुर्राता हुआ वापस घने जंगल की तरफ भाग गया। माधव ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि उनके पास समय बहुत कम था। वे तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। चढ़ाई बेहद खतरनाक थी, जहां एक भी गलत कदम उन्हें सीधे गहरी खाई में गिरा सकता था। कबीर ने हिम्मत दिखाई और अपने छोटे हाथों से पत्थरों को पकड़कर पिता की मदद की। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। चोटी पर 12 बड़े बड़े पत्थरों को एक गोल घेरे में खड़ा किया गया था, जो बिल्कुल इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसा दिखता था। इसके केंद्र में एक पारदर्शी चमकता हुआ हरा स्फटिक क्रिस्टल तैर रहा था। यही समय की पहली चाबी थी। जैसे ही माधव ने उस चाबी को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उन 12 पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन आकृतियां जीवित होने लगी। वे आदिम इंसानों की आत्माएं
या परछाइयां थीं जो इस पवित्र स्थल की रक्षा कर रही थीं। उन्होंने माधव को घेर लिया और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम भविष्य के कमजोर मानव हो, तुम इस काल ऊर्जा के अधिकारी नहीं हो। यदि इसे छूना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। माधव घबरा गया। उसने कबीर को अपने पीछे छुपाया और कहा, मेरे पास इस डायरी और मेरे बेटे के अलावा कुछ नहीं है और मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी माधव को अपने दादाजी की एक बात याद आई जो उन्होंने बचपन में कही थी, समय कभी किसी का सगा नहीं होता, लेकिन जो समय का सम्मान करता है समय उसका दास बन जाता है। माधव ने उन परछाइयों के सामने झुककर कहा, मैं यहां किसी लालच में नहीं आया हूं, मैं केवल अपने बेटे को बचाने और ब्रह्मांड के समय चक्र को संतुलित रखने के लिए आया हूं। मेरी कला, मेरा धैर्य और मेरा समय ही मेरी सबसे कीमती पूंजी है। मैं इसे इस ब्रह्मांड की सेवा में समर्पित करने को तैयार हूं। माधव की निस्वार्थ भावना और सच्चाई को देखकर वे आदिम परछाइयां शांत हो गई। उनके चेहरों पर एक संतोषजनक मुस्कान आई और वे वापस पत्थरों में वापस चले गए। हरा क्रिस्टल धीरे से नीचे उतरा और माधव की हथेली पर आकर स्थिर हो गया। जैसे ही उसने चाबी को छुआ, उसके चारों ओर का अनोखा जंगल धुंधला होने लगा और हवा में एक जोरदार चक्रवात उठा। पत्थरों के बीच में एक नया जादुई दरवाजा प्रकट हुआ जो पूरी तरह से स्टील, नीली, लेजर लाइट और गगनचुंबी उड़ती इमारतों की रोशनी से चमक रहा था। डायरी ने नया संदेश दिया कि पहला चरण पूरा हो गया है। अब भविष्य के उस युग में प्रवेश करो जहां इंसानों ने समय को गुलाम बनाने की भूल की है। माधव ने कबीर का हाथ पकड़ा और बिना रुके उस नीले आधुनिक दरवाजे के अंदर कूद गया। पोर्टल से बाहर निकलते ही माधव और कबीर का पैर किसी मिट्टी या घास पर नहीं बल्कि एक ठंडी और चमकदार धातु की सड़क पर पड़ा। चारों तरफ का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वे एक ऐसे शहर में थे जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों से भी ऊपर हवा में तैर रहा था। गगनचुंबी इमारतें कांच और अज्ञात धातुओं से बनी थी जो इतनी ऊंची थी कि उनका अंत दिखाई नहीं देता था। उस शहर के आसमान में पक्षी नहीं बल्कि अजीबोगरीब चमकती हुई गाड़ियां और उड़ने वाले ड्रोन्स बिना किसी आवाज के तैर रहे थे। लेकिन इस विशाल चकाचौंध के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। वहां न तो पेड़ों की हरियाली थी और न ही हवा में वो ताजगी जो रुद्रपुर के जंगलों में हुआ करती थी। पापा देखिए, वह आदमी हवा में चल रहा है, कबीर ने हैरत से ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। माधव ने देखा कि वहां के लोग बहुत ही अजीब थे। वे इंसानों जैसे दिखते तो थे लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी और उनके शरीर के कुछ हिस्से मशीन के बने थे। उनके हाथों और उंगलियों से लाल लेजर किरणें निकल रही थी जिनसे वे हवा में तैरती हुई स्क्रीन को नियंत्रित कर रहे थे। माधव ने अपनी जेब से चमकती हुई डायरी निकाली। डायरी का पन्ना इस बार तेजी से टिमटिमा रहा था और उस पर लाल रंग के अक्षर उभर आए थे। यह वर्ष 4026 है। इंसानों ने तकनीक की ऊंचाइयों को छू लिया है और समय को अपने वश में करने के लिए एक टाइम कोर बनाया है। लेकिन इस लालच में उन्होंने अपनी भावनाएं और प्राकृतिक संतुलन खो दिया है। और दूसरी चाबी इसी शहर की मुख्य इमारत द यामयाम टावर के सबसे सुरक्षित कक्ष में थी। माधव ने कहा, यह संभल कर रहो, यह बस मशीनों का राज है। उसके बाद माधव और कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मुख्य चौराहे को पार करने की कोशिश की, तभी अचानक से एक विशाल लाल लेजर लाइट उन पर आकर रुकी और एक भयंकर मशीन की आवाज आई, चेतावनी, चेतावनी, जीवित इंसानों का पता चला है। आपके शरीर में कोई पहचान आईडी चिप नहीं है। आप इस युग के नागरिक नहीं है। घुसपैठियों को नष्ट किया जाए। देखते ही देखते हवा में से 4 उड़ने वाले रोबोटिक सैनिक निकले जिनके हाथों में लेजर गन तनी हुई थी। कबीर डर के मारे माधव के पीछे छिप गया। माधव ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ का परिचय दिया। माधव ने देखा कि रोबोट्स के पीछे एक बहुत बड़ा बिजली का ग्रिड था जो पूरे चौराहे को ऊर्जा दे रहा था।
माधव ने अपनी जेब से वह हरी चाबी यानी कि अतीत के युग का हरा क्रिस्टल निकाला। उस प्राचीन क्रिस्टल में प्राचीन प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा थी। माधव ने उस चाबी को हवा में लहराया, जिससे एक तीव्र प्राकृतिक चुंबकीय तरंग पैदा हुई। जैसे ही वह तरंग उन रोबोट से टकराई, उनके अंदर की आधुनिक चिप शॉर्ट सर्किट हो गई और वे सब के सब जमीन पर गिरकर खराब हो गए। माधव ने कहा, जल्दी करो कबीर, हमारे पास बहुत कम समय है। माधव ने कबीर का हाथ पकड़ा और सीधे द यामायाम टावर की तरफ दौड़ लगा दी। टावर का मुख्य दरवाजा पूरी तरह से अदृश्य लेजर से सुरक्षित था। माधव ने अपनी डायरी की मदद ली। डायरी के पन्ने पर एक विशेष ज्यामितीय कोड उभर आया था। माधव ने अपनी उंगली से उस कोड को हवा में बनी डिजिटल स्क्रीन पर टाइप किया। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ सुरक्षा कवच हट गया और वे टावर के सबसे ऊपरी कक्ष में पहुंच गए। वहां कमरे के बीचों बीच एक विशाल कांच के गोले के अंदर एक नीले रंग की घड़ी तैर रही थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। यही समय की दूसरी चाबी थी। जैसे ही माधव ने उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे की लाइटें लाल हो गई और उनके सामने इस भविष्य के शहर का मुख्य AI कमांडर ओमेगा एक होलोग्राम प्रकाश की आकृति के रूप में प्रकट हुआ। ओमेगा ने कहा, मानव, तुम अतीत की पिछड़ी दुनिया से आए हो। तुम इस चाबी को नहीं ले जा सकते। यह चाबी हमारे टाइम कोर का मुख्य हिस्सा है। अगर तुम इसे ले गए तो हमारा यह आधुनिक शहर और हमारा अस्तित्व हवा में गायब हो जाएगा। माधव ने पूरी हिम्मत के साथ ओमेगा की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा यह शहर केवल बाहर से सुंदर है, लेकिन इसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। माधव ने कहा, तुमने समय को वश में करने के चक्कर में कुदरत का अपमान किया है। यहां न तो बच्चों की हंसी है, न पेड़ों की छाव है और न ही इंसानी दिल की धड़कन। यह अस्तित्व वैसे भी मृत समान है। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए समय को आजाद करना ही होगा। ये सुनकर ओमेगा ने माधव पर हमला करने के लिए टावर की मुख्य सुरक्षा प्रणालियों को एक्टिव करना शुरू किया, लेकिन माधव ने बिना एक पल गवाए अपनी दोनों हथेलियों को उस कांच के गोले पर रख दिया। उसकी अंतरात्मा की शुद्ध ऊर्जा और उसके सच्चे इरादों के सामने वह मशीनी सुरक्षा कवच टिक नहीं पाया। एक जोरदार धमाके के साथ कांच का गोला टूट गया और वह नीली चाबी सीधे माधव के हाथ में आ गई। चाबी के हाथ में आते ही पूरे शहर की बिजली गुल होने लगी और तैरती हुई इमारतें धीरे धीरे डगमगाने लगी। ओमेगा का होलोग्राम गायब होने लगा और ठीक उसी समय कक्ष के फर्श पर एक तीसरा और अंतिम पोर्टल प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से काले धुएं, राख और लाल बिजली की लपटों से घिरा हुआ था। वह देखने में ही भयानक और डरावना लग रहा था। डायरी ने अंतिम चेतावनी दी कि अब दूसरा चरण पूरा हो गया है। अब अंतिम और सबसे खतरनाक द्वार में प्रवेश करो। यह शून्य का काल है, जहां समय का अंत हो चुका है और जहां तुम्हें ब्रह्मांड के सबसे बड़े खलनायक का सामना करना होगा। माधव ने एक बार कबीर को देखा, जिसने डरने के बजाय अपने पापा की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माधव ने कबीर को गले से लगाया और दोनों ने उस खौफनाक काले पोर्टल के अंदर छलांग लगा दी और डरावने पोर्टल से बाहर निकलते ही माधव और कबीर एक ऐसी जगह गिरे जहां की जमीन पूरी तरह से काली राख से बनी थी। यहां न तो कोई आसमान था, न कोई दिशा और न ही कोई रोशनी। चारों तरफ केवल एक गहरा अंतहीन सन्नाटा और बिखरी हुई घड़ियों के टूटे पुर्जे थे। माधव ने कबीर को दूसरी ओर रास्ता तलाश करने को बोला। उस मैदान में हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां तक कांप जाए। यह ब्रह्मांड का वह कोना था जहां समय समाप्त हो चुका था। इसे शून्य का काल कहा जाता था। इस काल में माधव खुद भी घबरा गया। माधव ये सोच रहा था कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। माधव ने जैसे ही अपनी डायरी खोली, उसके पन्ने तेजी से जलने लगे और राख में बदलने लगे। लेकिन नष्ट होने से ठीक पहले डायरी के आखिरी पन्नों से सुनहरे अक्षरों में एक अंतिम संदेश हवा में तैरने लगा। तुम समय के अंत में हो। यहाँ का शासक काल दानव है, जिसका नाम क्रोनोस डेमन है।
जो सभी युगों के समय को सोख कर अमर होना चाहता है। तीसरी और अंतिम चाबी उसके मुकुट में है। यदि तुमने उसे हरा दिया तो ब्रह्मांड का समय चक्र फिर से जीवित हो जाएगा और तुम अपने घर लौट सकोगे। याद रखना, यह तुम्हारे चाकू और तलवार काम नहीं आएंगे। केवल तुम्हारी आत्मिक शक्ति और निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हारी ढाल है। जैसे ही वे अक्षर गायब हुए, जमीन जोर जोर से हिलने लगी। राख का एक बहुत बड़ा बवंडर उठा और उनके सामने एक विशाल खौफनाक आकृति प्रकट हुई। उसकी त्वचा काले पत्थरों जैसी थी और उसकी आंखों में लाल लावा उबल रहा था। उसके सिर पर हड्डियों और टूटी सुइयों का एक मुकुट प्रकट हुआ, जिसके बीचों बीच लाल रंग का एक विशाल क्रिस्टल चमक रहा था। यही तीसरी और अंतिम चाबी थी। कालदानव की उस भयानक हंसी से वह शून्य ब्रह्मांड गूंज उठा। कालदानव ने कहा, तुच्छ मानव, तुम भूतकाल और भविष्यकाल को पार करके यहां तक आ तो गए हो, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा का अंत यहीं होगा। तुम्हारी ये दोनों चाबियां अब मेरी होगी और इसके बाद मैं पूरे ब्रह्मांड के समय को हमेशा के लिए मुट्ठी में कैद कर लूंगा। दानव ने अपना विशाल हाथ हवा में उठाया और माधव की तरफ एक भयानक काली ऊर्जा की लहर फेंकी। अपने पिता को खतरे में देखकर कबीर तुरंत वापस आया और माधव ने फौरन अतीत का हरा क्रिस्टल और भविष्य के नीले क्रिस्टल को अपने आगे कर दिया। दोनों क्रिस्टल चाबियों से एक सुरक्षा कवच बना, जिससे वह काली ऊर्जा की लहर टकराकर नष्ट हो गई। लेकिन दानव का हमला इतना जबरदस्त था कि माधव और कबीर दूर जाकर गिरे। कबीर के हाथ पैरों में चोट आ गई और वह दर्द से कराहने लगा। अपने बेटे को दर्द में देखकर माधव के अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ कि उसे अपने गांव रुद्रपुर की वह पावन मिट्टी, नदी की कलकल, अपनी मां के भजन और पत्नी राधा का चेहरा याद आया। उसे समझ आ गया कि समय केवल घड़ियों की टिक टिक या मशीनों का चक्र नहीं है। समय तो यादें हैं, प्यार है और अपनों के साथ बिताए गए अनमोल पल है। माधव उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी दोनों चाबियों को अपने दिल से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने जीवन के हर एक अच्छे पल, अपनी कला और अपने परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम की पूरी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया। देखते ही देखते माधव के शरीर से एक जादुई सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उस शून्य काल का अंधकार दूर होने लगा। कालदानव उस सुनहरी रोशनी को देखकर चिल्लाया, यह क्या पागलपन है, और पीछे हटने लगा। माधव ने चिल्लाकर कहा, तुम समय को कैद कर सकते हो, लेकिन तुम इंसानी भावनाओं और निस्वार्थ प्रेम को कभी नहीं मिटा सकते। यही इस ब्रह्मांड की असली शक्ति है। माधव ने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति से उस स्वर्णिम प्रकाश को एक तीर की तरह सीधे दानव के मुकुट पर छोड़ दिया। वह दिव्य प्रकाश सीधे दानव के मुकुट में जड़े उस लाल क्रिस्टल से टकराया। एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय धमाका हुआ और दानव की चीखें गूंज उठीं और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कालदानव के मुकुट से वह लाल क्रिस्टल निकलकर हवा में तैरता हुआ सीधे माधव के हाथ में आया। क्रिस्टल के हाथ में आते ही माधव अपने असली रूप में वापस आ गया। जैसे ही हरा, नीला और वर्तमान का लाल तीनों क्रिस्टल माधव के पास एक साथ आए, वह क्रिस्टल आपस में जुड़कर एक विशाल सुनहरे चक्र में बदल गई। वह चक्र ऊपर हवा में उठा और उस चक्र के केंद्र में एक जादुई दरवाजा खुला, जिसके पार रुद्रपुर गांव की हरी भरी पहाड़ियां और उनका अपना घर साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने कहा, पापा, हमारा घर। ये कहकर कबीर खुशी से उछल पड़ा। माधव ने मुस्कुराते हुए कबीर को अपनी गोद में उठाया और उस सुनहरे दरवाजे के पार छलांग लगा दी। एक तेज झटके के साथ माधव की आंखें खुली। उसने देखा कि वह रुद्रपुर की उसी पुरानी हवेली के आदमकद शीशे के सामने फर्श पर लेटा हुआ था। उसकी लालटेन की मध्यम रोशनी अभी भी जल रही थी। कबीर उसके बगल में बिल्कुल सुरक्षित सोया हुआ था। हवेली से डरावनी आवाजें गायब हो चुकी थीं और खिड़की से सुबह के सूरज की पहली किरण छनकर अंदर आ रही थी। माधव ने कबीर को उठाया और दोनों हवेली से बाहर आए।
ठंडी ताजी हवा ने उनका स्वागत किया। जब वे अपने घर पहुंचे तो गौरी आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आप दोनों कहाँ चले गए थे। माधव और कबीर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। गौरी के लिए वे सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बाहर थे, लेकिन माधव और कबीर एक पूरी युग यात्रा कर चुके थे। माधव की जेब में रखी वह पुरानी जली हुए डायरी अब पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में समय और जीवन का एक ऐसा ज्ञान समा चुका था जो दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं था। उस दिन के बाद से माधव ने अपनी लकड़ी के करघे पर फिर से कपड़ा बुनना शुरू किया, लेकिन अब उसके बुने कपड़ों में एक अलग ही जादुई चमक और शांति होती थी। उसे समझ आ गया था कि वर्तमान का हर एक पल कितना अनमोल है। उसके जीवन और परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी आपको ये माधव और कबीर की संघर्ष भरी कहानी? अगर आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और याम याम टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।